हेलो फ्रेंड्स, वेलकम वाणिज्य गुरु। दोस्तों, आज हम 11th क्लास अकाउंटेंसी के अंतर्गत अकाउंटिंग इक्वेशन लेखांकन समीकरण आपको बताएंगे। इसके पहले भी हमने लेखांकन समीकरण के कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। अगर आपको वो क्वेश्चन चाहिए तो उसके वीडियो का लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, आप वहां से ले सकते हैं। चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। एक क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं और आपको स्क्रीन में वो दिखाई भी देगा, और उसके बाद हम सवाल शुरू करते हैं। मोहित के निम्न लेन देनों को लेखांकन समीकरण में दिखाइए। 1,75,000 रुपए नगद से व्यापार आरंभ किया, रोहित से माल खरीदा, मनीष को उधार बिक्री, लागत मूल्य 17,500 रुपए, 20,000 में माल बेचा। कार्यालय में प्रयोग के लिए फर्नीचर खरीदा 10,000 रुपए, रोहित को पूर्ण भुगतान नगद दिया 48,500 रुपए, मनीष से रोकड़ प्राप्त किया 20,000 रुपए, किराया दिया 1,000 रुपए, आहरण किया 3,000 रुपए। दोस्तों, प्रश्न को आपको अच्छे से एक बार पढ़कर समझना है। प्रश्न समझने के बाद आप सबसे पहले क्या करेंगे, लेखांकन समीकरण का ये फॉर्मेट तैयार करेंगे। प्रारूप खींचने में सबसे पहला हमारा कॉलम होता है विवरण का। इसमें हम उन सौदों को लिखते हैं जो सौदे प्रश्न में आपको दिए होंगे। इसके बाद दूसरा कॉलम हमारा होता है संपत्ति बराबर दायित्व धन पूंजी। अब इसके नीचे जो संपत्तियां हैं, इस सौदे में जितनी संपत्तियां प्रभावित हुई उनका नाम लिखेंगे, और जितने दायित्व और पूंजी प्रभावित हुए हैं उनका नाम हम यहां पर लिखेंगे। ये संपत्ति और दायित्व कैसे पता चलेगा, आप क्वेश्चन को एक बार अच्छे से पढ़ेंगे और प्रत्येक सौदे से प्रभावित होने वाले खातों की पहचान करेंगे। जैसे पहला सौदा है, नगद से व्यापार प्रारंभ किया, तो दो खाते प्रभावित हुए, रोकड़ खाता और पूंजी खाता। तो रोकड़ हमारी संपत्ति है, पूंजी इस साइड आ जाएगा, तो रोकड़ संपत्ति तरफ, पूंजी उस साइड आ गया। दूसरा सौदा हमारा था उधार माल खरीदा। ठीक है, उधार माल खरीदा, तो माल हम खरीदे हैं, वस्तु हमारी संपत्ति है, माल को हम यहां पे दिखाएंगे संपत्ति की ओर, और जिस व्यक्ति से उधार खरीदे हैं वो हमारा लेनदार है, तो लेनदार को हम दायित्व की ओर दिखाएंगे। फिर तीसरा सौदा है उधार माल बेचा। उधार माल बेचा तो जो माल हम खरीद के लाए थे उसमें कमी हो रही है, और जिस व्यक्ति को उधार बेच रहे हैं वो हमारा देनदार है। मतलब यहां पर इस सौदे में संपत्ति की ओर ही दोनों प्रभाव पड़ रहा है। एक तो माल में कमी हो रही है और दूसरा संपत्ति में वृद्धि हो रही है। जैसा कि आप जानते हैं, लेखांकन समीकरण के अंतर्गत संपत्ति और दायित्व दोनों पक्ष हमेशा हर लेन देन के बाद समान होता है, बराबर होता है। अब ये बराबर कैसे होगा, जब लेन देन होते हैं तब भी ये बराबर कैसे रहेगा? तो या तो संपत्ति में वृद्धि होती है और दूसरी ओर दायित्व भी बढ़ जाता है। हमको एक तराजू को अगर बराबर रखना है तो या तो हम दोनों तरफ बराबर बराबर वजन की वस्तुएं रखेंगे, संपत्ति में जितने की कमी हुई दायित्व में भी उतना कम होगा, या संपत्ति में जितने की वृद्धि हुई दायित्व साइड भी उतना ही बढ़ेगा। या दूसरा कि एक संपत्ति में कमी हो और दूसरे संपत्ति में वृद्धि हो, एक दायित्व कम हो और दूसरा दायित्व अगर बढ़ जाए तो बैलेंस बराबर रहेगा। समझ गए? अब अगला चौथा है कार्यालय के लिए फर्नीचर खरीदा। तो यहां भी देखिए दोनों प्रभाव संपत्ति की ओर ही पड़ा। फर्नीचर खरीदे मतलब संपत्ति हमारी बढ़ी, फर्नीचर व्यापार की संपत्ति है, संपत्ति हमारी बढ़ी, और दूसरी तरफ क्या हुआ, उस फर्नीचर को खरीदने के लिए हमें रोकड़ चुकाना पड़ा, है ना, कैश देना पड़ा। कैश दिए तो जो हमारा रोकड़ था पहले वो अब क्या हो गया, कम हो गया। तो संपत्ति एक तरफ तो फर्नीचर के रूप में बढ़ी और दूसरी ओर रोकड़ के रूप में घट गई। पांचवा सौदा है रोहित को पैसे दिए, जिससे हमने उधार माल खरीदा था, लेनदार नाम नहीं लिखते हैं, लेनदार लिखे हैं, तो उसको अब हम पैसे दे रहे हैं। पैसे देंगे तो क्या होगा, रोकड़ कम होगा, संपत्ति में कमी आई,
और दूसरी ओर जो रोहित हमारा लेनदार था, अब वो हमारा लेनदार नहीं रहेगा, उसको हम पेमेंट कर दिया, उसका खाता बंद हो गया तो लेनदार जीरो हो गए। तो एक तरफ संपत्ति कम हुआ, दूसरी ओर दायित्व में भी कमी आई। फिर अगला सौदा हुआ, हमारा अगला लेन देन हुआ, मनीष से रोकड़ प्राप्त किया। मनीष जिसको हमने उधार माल बेचा था, जो हमारा देनदार था, वो अब पैसा चुका रहा है, वो पैसा दे रहा है, तो क्या होगा, रोकड़ मिलेगा, संपत्ति में वृद्धि हुई। और दूसरी ओर जो हमारा देनदार, ये भी संपत्ति है और उसमें अब उसने पैसे दे दिए तो उसमें कमी आ गई। अब पैसा एक बार जब वो दे देगा तो उसका खाता तो हमें क्लोज करना पड़ेगा, उसका खाता हम क्लोज करेंगे तो जीरो हो गया। तो एक संपत्ति में वृद्धि हुई रोकड़ के रूप में, दूसरी संपत्ति देनदार के रूप में कम हो गई, बराबर है। अगला सौदा हमारा हुआ था किराया दिया। जब हम किराया देते हैं तो क्या देते हैं, कैश देते हैं, रोकड़ देते हैं, तो रोकड़ में कमी आई, किराए के रूप में रोकड़ दिया गया तो रोकड़ में कमी आई, तो रोकड़ संपत्ति है, संपत्ति कम हुआ। और दूसरी ओर जो पूंजी है वो कम होता है, जितने भी व्यय और हानियां होती हैं उससे पूंजी में कमी आती है, तो पूंजी भी माइनस होगा, है ना। अभी हम आपको बताएंगे सारे जितने लेन देन है उनके सबके समीकरण, पूंजी भी कम होगा। तो इस तरह से एक संपत्ति रोकड़ कम हुई और दूसरी दायित्व की ओर पूंजी में भी कमी आ गई, दोनों तरफ बराबर हो गया। अंतिम लेन देन है आहरण किया। जब व्यापारी अपने घर के लिए, अपने निजी प्रयोग के लिए वस्तु या रोकड़ व्यापार से निकालता है तो उसको क्या कहते हैं, आहरण कहते हैं, उसे हम आहरण कहते हैं। आहरण से क्या होता है, कैश निकाला तो रोकड़ कम होगा, अगर वस्तु निकालता तो वस्तु में कमी आती, और दूसरी ओर जो पूंजी है वो पूंजी भी घट गया, निकाल लिया उसने, तो दोनों तरफ फिर भी बराबर आ गया। तो ऐसे हम सबसे पहले प्रश्न को पढ़ेंगे, जैसे जैसे आप लगातार प्रश्न बनाते चलेंगे तो आपको इतना सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो आप समझ में आ जाएगा कि कहां कहां संपत्ति और दायित्व प्रभावित हो रहे हैं। एक चीज याद रखिएगा, रोकड़ अगर हम एक बार लिख लिए तो रोकड़ से संबंधित जितने भी लेन देन होंगे वो सब इसी में हम प्लस माइनस करेंगे, पूंजी में संबंधित जितने भी होंगे वो उसी में किया जाएगा। अलग अलग बार बार रोकड़ पूंजी बार बार नहीं लिखना है, एक बार लिखेंगे, माल एक बार लिखेंगे, जितना उससे रिलेटेड होगा वो उसी में करेंगे। तो इस तरह से हमने देखिए रोकड़ प्रभावित हुआ, माल प्रभावित, देनदार और फर्नीचर, संपत्ति में ये 4 आइटम हैं जो प्रभावित हुए हैं, चारों का हमने नाम लिख लिया। इस साइड लेनदार और पूंजी 2 मदे हैं तो दोनों का हमने नाम लिख लिया। अब हम देखते हैं, चलिए हमको विवरण के पहले कॉलम में उस सौदे का नाम लिखना है, वो सौदा लिखना है जो हुआ। तो पहला सौदा है नगद से व्यापार प्रारंभ किया। 2 खाते प्रभावित हुए, रोकड़ खाता और पूंजी खाता। 1,75,000 हम रोकड़ में लिखे क्योंकि 1,75,000 रुपए हमें प्राप्त हुआ, 1,75,000 रोकड़ में लिखे। अब देखिए माल में कुछ नहीं है तो माल क्या हो जाएगा, जीरो। देनदार में कुछ नहीं हुआ तो देनदार हो गया जीरो। फर्नीचर में कोई प्रभाव नहीं पड़ा, फर्नीचर भी हो गया जीरो। इस साइड लेनदार पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, लेनदार है जीरो। और पूंजी 1,75,000 रुपए। फिर दूसरा हुआ हमारा उधार माल खरीदा। प्रश्न में लंबा लिखा हुआ है पर आपको पूरा नहीं लिखना है, आप शॉर्ट में लिख सकते हैं, समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। प्रश्न में दिया हुआ है आपके रोहित से माल खरीदा, है ना, तो आप लिख सकते हैं रोहित से माल खरीदा या उधार माल खरीदा। जहां पर ध्यान दीजिएगा, जहां पर व्यक्ति का नाम दिया है और नगद शब्द नहीं है वहां पर क्या होता है, उधार होता है। तो रोहित से माल खरीदा, यहां नगद शब्द नहीं है, नाम है व्यक्ति का, तो वो उधार होगा। उधार हुआ तो हम माल खरीदे हैं तो माल में वृद्धि हुई। देखिए माल में हमने 50,000 प्लस कर दिया, ठीक। अब उधार है तो कैश में, रोकड़ में कोई कमी वृद्धि नहीं होगी तो रोकड़ रहेगा जीरो। रोकड़ में लिखेंगे जीरो, प्लस का चिन्ह हर बार लिखेंगे, जैसे रोकड़ धन, माल धन, देनदार धन, फर्नीचर, तो वैसे ही धन चलते जाएंगे। माल में नीचे लिखेंगे 50,000 रुपए क्योंकि वृद्धि हो रही है, खरीदे हैं बढ़ गया। देनदार में कोई प्रभाव नहीं पड़ा, जीरो। फर्नीचर पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा, जीरो। लेनदार अब बढ़े हैं 50,000, हमने उधार खरीदा है, जिससे खरीदे वो हमारा लेनदार 50,000, यहां प्लस पूंजी पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा, जीरो। यहां पर हम अब लाइन खींच लेंगे, एक लाइन खींचकर यहां लिखेंगे नया समीकरण। इस कॉलम में नया समीकरण, अब इन दोनों को जोड़ देंगे, 1,75,000 प्लस जीरो,
तो सेम रहेगा 1,75,000, 50,000, ये जीरो, यहाँ 50,000 और यहाँ 1,75,000। देखिए इस सौदे के बाद इधर भी 2,25,000 है और यहाँ भी 2,25,000 रुपए टोटल करेंगे, दोनों तरफ बराबर है। यही हमारा लेखांकन समीकरण हमें दिखाता है कि हर लेन देन के बाद, चाहे हम कितनों भी लेन देन करें, प्रत्येक लेन देन के बाद हमारा दोनों साइड संपत्ति और दायित्व प्लस पूंजी, ये दोनों बराबर रहता है, बैलेंस रहता है। तीसरा सौदा, 17,500 रुपए का माल हम उधार बेचे हैं 20,000 रुपए में, है ना। 17,500 रुपए की लागत का माल था वो, अब हम उसको 20,000 रुपए में बेचे। 20,000 में बेचे तो क्या हुआ? लाभ हुआ। क्या हुआ? लाभ हुआ। अब उसको हम दिखाएंगे। देखिए 20,000 रुपए में बेचे, उधार बेचे तो कैश में कोई अंतर नहीं आया, जीरो रहेगा। फिर यहां पर धन का चिन्ह लिखेंगे और कोष्टक में माइनस करेंगे, क्योंकि हमने माल बेच दिया। माल बेचे तो क्या हुआ? वस्तु जो हमारे पास थी उसमें कमी आ गई। हमारे पास था 50,000 का, हम 17,500 का माल बेचे हैं, लागत मूल्य माइनस करेंगे। ठीक है, तो माइनस किए 17,500 रुपए, माइनस ब्रैकेट में लिख के। और जिसको हम उधार माल बेचे हैं मनीष, वो हमारा क्या है? देनदार है। तो देनदार के नीचे लिखेंगे 20,000 रुपए। अभी तक इसमें कोई लेन देन नहीं हुआ था तो 0-0 था। अब 20,000 का माल उसको बेचे तो 20,000 रुपए आ गया। फर्नीचर पे अभी कुछ नहीं हुआ है, 0 रहेगा। इधर भी यहां पर लेनदार में कोई अंतर नहीं आएगा। प्लस यहां 2,500 रुपए बढ़ेंगे, 2,500 रुपए बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि 17,500 रुपए की वस्तु को उसने 20,000 में बेचा, 2,500 रुपए लाभ में, लाभ पूंजी में जुड़ता है। ठीक, हम फिर यहां लिखेंगे नया समीकरण। नया समीकरण ये सेम रहेगा, कोई अंतर नहीं आया क्योंकि 0 प्रभाव पड़ा। यहां पर 17,500 रुपए घट गए तो 32,500 रुपए बचा। ये देनदार अब 20,000 हो गया, जो पहले 0 था। फर्नीचर अभी भी 0 है। 50,000 रुपए लेनदार में प्लस 1,77,500 रुपए, ये हो गया आपका पूंजी, क्योंकि 2,500 रुपए बढ़ गया। फिर नया जो लेन देन हुआ, फर्नीचर खरीदा, कार्यालय प्रयोग के लिए फर्नीचर खरीदा, कार्यालय के लिए खरीदा है, व्यापार में आ रहा है तो फर्नीचर खरीदा। फर्नीचर 10,000 का खरीदे हैं कैश में। जो नगद लेन देन होगा उसके साथ कैश शब्द रहेगा, नहीं भी हो सकता है, रोकड़ शब्द दिया रहेगा, नहीं भी दिया रहेगा। अगर केवल खरीदा बेचा भी लिखा है, व्यक्ति का नाम नहीं है, तब भी हम उसको नगद मानेंगे। तो 10,000 रुपए हम क्या करेंगे? कैश में से पेड करेंगे, उसको भुगतान कर दिए। भुगतान किए तो पैसे 10,000 रुपए क्या हो गए? कम हो गए। ठीक है, और अब माल पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा क्योंकि ये संपत्ति है। संपत्ति और माल दोनों में अंतर कैसे करेंगे, है ना, ये अपने लास्ट वीडियो में हमने बताया है, आप चाहे तो उसे देख सकते हैं। कैसे पहचान होगी कि कौन सी वस्तु हमारी संपत्ति है और कौन सी वस्तु हमारा माल है। फिर देनदार पे भी कोई प्रभाव नहीं पड़ा, कैश में खरीदे हैं, कोई अंतर नहीं आएगा। फर्नीचर जो अभी तक 0 था, अब फर्नीचर खरीद लिए, 10,000 रुपए का फर्नीचर आ गया अपने पास। 10,000 रुपए हमने यहां लिखा। इस तरफ उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा, दोनों 0 रहेगा। नया समीकरण अब देखिए 1,75,000 था, कैश 10,000 पेड कर दिए, बचा 1,65,000 रुपए। वस्तु में कोई कमी वृद्धि नहीं आई, माल जैसा था 32,500 रुपए का वो सेम उतरेगा। देनदार 20,000 रुपए के हैं। अब फर्नीचर जो पहले 0 था अब 10,000 रुपए हो गया। इस साइड सेम रहेगा 50,000 और 1,77,500। फिर रोहित को नगद भुगतान, है ना, रोहित को हमने पैसे दिए। अब प्रश्न को ध्यान से देखिएगा। प्रश्न को जब हम ध्यान से देखते हैं तो प्रश्न में लिखा है रोहित को पूर्ण भुगतान नगद दिया, फुल पेमेंट। हमने रोहित से माल खरीदा था 50,000 रुपए का, ध्यान दीजिएगा, और हम उसको दे रहे हैं 48,500 रुपए, पूर्ण भुगतान में दे रहे हैं, फुल पेमेंट। मतलब अब और पैसे नहीं देने हैं, पैसे नहीं देने हैं। तो जो 1,500 रुपए है, 1,500 रुपए, वो 1,500 रुपए हमें डिस्काउंट मिला। जब हमने रोहित को पैसा दिया तो रोहित ने हमें 1,500 रुपए का डिस्काउंट दिया है। ठीक है, तो वो डिस्काउंट हम यहां पे नहीं दिखाएंगे, यहां 48,500 रुपए ही हमारा पैसा कम होगा, 50,000 कम नहीं करना है।
48,500 हमने दिया, 48,500 रुपए लिखेंगे। इधर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। सीधे लेनदार में हम आते हैं, रोहित नाम नहीं लिखेंगे, लेनदार लिखेंगे। लेनदार में हम आते हैं, लेनदार में 50,000 रुपए माइनस करेंगे, क्योंकि अब उसको और पैसे नहीं देने हैं। 50,000 का पूरा भुगतान हो गया, उसका खाता क्लोज हो गया। खाता क्लोज हुआ तो माइनस 50,000 रुपए। और जो अंतर की राशि है 1,500 रुपए, वो अंतर की राशि पूंजी में प्लस होगी, क्योंकि हमको लाभ हुआ है, 1,500 कम देना पड़ा। और जब लाभ होता है तो उससे पूंजी क्या होती है, बढ़ती है। तो 1,500 रुपए पूंजी में हम लिखेंगे। फिर अगला हम नया समीकरण अब देखते हैं। 1,65,000 रुपए था, उसमें 48,500 रुपए कम हो गए। 48,500 कम हुए, 1,16,500 रुपए बचा। यहां सेम है 32,500, 20,000, 10,000, कोई अंतर नहीं आया। ये जो 50,000 का हमारा लेनदार था, अब ये क्या हो गया, जीरो हो गया, क्योंकि हमने पेड कर दिया, पैसे दे दिए, जो जीरो हो गया। प्लस यहां 1,500 रुपए बढ़ गए, पूंजी में 1,500 रुपए की वृद्धि हो गई, तो ये आ गया 1,79,000 रुपए। ठीक है। छठवां, मनीष से रोकड़ प्राप्त किया। मनीष जिसको हमने उधार माल बेचा था, ये हमारा देनदार था मनीष। उसने अब पैसे हमें दिए, आज नहीं तो कल तो देगा ना, कहां जाएगा पैसा, वो देगा। पैसा उसने दिया, पैसा दिया तो मनीष से रोकड़ प्राप्त हुआ। रोकड़ प्राप्त हुआ 20,000 रुपए, रोकड़ में वृद्धि होगी, रोकड़ बढ़ेगा 20,000 रुपए। और जो मनीष हमारा देनदार था वो पैसा दे दिया, तो उसके खाते में हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो यहां देखिए प्लस तो लिखना ही है, प्लस का चिन्ह रहेगा ही, जहां माइनस करना हो वहां ब्रैकेट में माइनस का चिन्ह लगा देंगे। तो ये 20,000 रुपए माइनस कर दिया हमने, और कोई प्रभाव किसी पर नहीं पड़ा। हमारा नया समीकरण देखिए, जो 1,16,500 रुपए का कैश था हमारे पास, अब वो 20,000 रुपए बढ़ गया, क्योंकि मिला है मनीष से, तो 1,36,500 रुपए हो गए। माल में 32,500 रुपए की वृद्धि, देनदार में 20,000 रुपए की कमी, तो जीरो हो गया। अब नहीं है कोई देनदार हमारा, उसने पैसा दे दिया। और इधर फिर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, जीरो रहेगा, तो ये 10,000 रहेगा, ये जीरो, ये 1,79,000 रुपए। अगला लेन देन हमने किराया दिया, 1,000 रुपए किराए के दिए। किराया दिया मतलब कैश दिया, किराया कैश के रूप में दिए, तो 1,000 रुपए कैश में माइनस कर देंगे। और इधर ना माल पर, ना देनदार पर, ना फर्नीचर पर, और ना ही लेनदार पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। प्रभाव कहां पड़ेगा, पूंजी में, क्योंकि जो कैश हमने दिया किराए के रूप में, वो क्या है, व्यय है, फर्म का वो व्यय है। और व्यय से क्या होता है, पूंजी में कमी आती है। आय और लाभ जोड़ेंगे, व्यय और हानि घटाएंगे, तो माइनस करेंगे, व्यय है 1,000 रुपए, कम करेंगे। ठीक है, 1,000 रुपए हमने कम कर दिया। अब हमारा नया समीकरण 1,36,500 था, किराए के 1,000 रुपए दे दिए, 1,35,500 रुपए बचा। इधर बाकी सेम रहेगा, यहां 1,000 रुपए कम हो गए। जो 1,79,000 की पूंजी थी, अब वो घटकर रह गई 1,78,000 रुपए। अंतिम लेन देन, अंतिम क्या हुआ, उसने नगद पैसे व्यापार से अपने घरेलू खर्च के लिए निकाला, 3,000 रुपए आहरण किया। आहरण किया तो क्या हुआ, इस रोकड़ में से 3,000 रुपए कम हो गए। जो रोकड़ 1,35,500 रुपए था, अब 3,000 घटकर वो 1,32,500 रुपए बचा। फिर माल में कोई कमी वृद्धि नहीं है, वो 32,500 ही है। देनदार हमारे जीरो हो गए, और फर्नीचर है 10,000 रुपए का। ये हमारी संपत्ति साइड का हो गया। दायित्व की ओर लेनदार कुछ नहीं है, जीरो है, हमने पेमेंट कर दिया है उसका, अब वो जीरो हो गया है। और 3,000 रुपए पूंजी में कम हो गए, 1,78,000 था, 3,000 कम होकर अब वो बचा 1,75,000 रुपए। तो इस तरह से हमारे 8 सौदे 1 से लेके 8 तक प्रश्न में दिए हुए थे, और 8 सौदे हमने यहां पर लेखांकन समीकरण में दर्शा दिए। अब हम देखते हैं कि इतना पूरा काम करने के बाद भी क्या हमारा संपत्ति का पक्ष दायित्व और पूंजी के पक्ष के बराबर है या नहीं। ठीक है, तो अब देखिए कैश है हमारे पास 1,32,500 रुपए, और माल है हमारा 32,500 रुपए का, देनदार जीरो, और 10,000 का फर्नीचर। तो जोड़ते हैं, है ना, तो जोड़ते हैं तो ये होता है 1,75,000 रुपए। इस साइड देखते हैं, इस साइड पूंजी है 1,75,000 रुपए। मतलब इतने लेन देनों के बाद भी हमारा
संपत्ति और दायित्व दोनों साइड की राशि क्या है, समान है, बराबर है। इसीलिए कहा गया है कि प्रत्येक डेबिट के लिए एक क्रेडिट होता है। मतलब जितनी राशि हम संपत्ति की ओर बढ़ाते हैं, कहीं ना कहीं उसका प्रभाव दूसरे पक्ष पर भी समान रूप से पड़ता है। या तो संपत्ति में वृद्धि होगी और दायित्व भी बढ़ेगा, या संपत्ति बढ़कर दायित्व में दूसरी संपत्ति में कमी आएगी, है ना। इस तरह से दोनों तरफ की राशियां हमेशा एक समान रहती हैं। दोहरा लेखा प्रणाली का हमारा सिद्धांत भी यही कहता है कि प्रत्येक सौदा दो पक्षों को प्रभावित करता है और खाते के दोनों पक्षों पर, है ना, अलग अलग खातों के दोनों पक्षों पर एक समान राशि प्रभावित होती है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारी लेकर, कोई नया सवाल लेकर, नई स्टोरी लेकर, या कोई मोटिवेशनल कोट्स लेकर, ताकि आप अधिक से अधिक आनंद उठा सकें, प्रेरित हो सकें या अपनी पढ़ाई पर ध्यान लगा सकें। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप हमारे चैनल में नए आए हैं, तो प्लीज ऐसे और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।